गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 18 और 19 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट हैं करंट अफेयर्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे, जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, लोकसभा के सदस्य के द्वारा। तो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होते हैं, उन्हें जो लोकसभा के मेंबर होते हैं जितने भी, उनके द्वारा जो कि चुना जाता है, यानी कि जो हमारे एमपीज होते हैं उन सभी के द्वारा इनको चुना जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, रूस। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, जो कि दोनों देशों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जो ब्रह्मोस जो नाम दिया गया है, ये जो दोनों देशों की जो नदी है, भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके, और जो मॉस्को के अंदर मॉस्कोस रिवर है रशिया के अंदर, उसको दोनों को नाम को मिला करके इसका नाम ब्रह्मोस है जो कि रखा गया है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का एक जो अपग्रेडेड वर्जन है जिसको अभी टेस्ट फायर किया गया था, जो कि आईएनएस चेन्नई जो हमारा एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है उसके द्वारा जो है इसका परीक्षण किया गया था, जो कि एक ब्रह्मोस मिसाइल का जो है जल वर्जन है जिसको पानी के अंदर से छोड़ा जा सकता है। इस जो कि मिसाइल ने अरेबियन सी के अंदर जो एक टारगेट रखा गया था उसको सक्सेसफुली हिट किया था। जो मिसाइल्स होती है हम लोगों की वो दो तरह की होती है मेनली, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है हम लोगों की वो एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी के ऊपर जो कि काम करती हैं, यानी कि उनको एक छोड़ा जाता है और वो पृथ्वी के एक तरह से कहूँ तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर से बिल्कुल जा करके और फिर वो नीचे की तरफ जो कि टारगेट को हिट करती हैं। अभी हमारे पास फ़िलहाल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑपरेशनल है वो है पृथ्वी 1, अग्नि 1, पृथ्वी 2, अग्नि 2 और धनुष। तो याद रखिएगा पृथ्वी, अग्नि और धनुष है वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जबकि क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए तो जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो सेल्फ प्रोपेल्ड होती हैं, जो कि खुद की से जो है मोशन है, मूवमेंट है जो कि जनरेट करती हैं और टारगेट को हिट करती हैं। ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं जो कि काम करती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ही जो कि फ्लाई करती हैं। क्रूज मिसाइल्स होती हैं, इनको स्पीड, रेंज, साइज और जो वेदर लॉन्च्ड कंडीशंस हैं और जो हमारे लॉन्चिंग जो कंडीशंस हैं जैसे कि एयर, लैंड, सरफेस, शिप और मरीन्स, इन सभी कैटेगरीज के अंदर बांटा जा सकता है। अगर बात की जाए स्पीड की, तो स्पीड के आधार पर जो हमारी जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनको 3 रेंज के अंदर है जो कि बांटा जाता है, जो कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर बांटा जाता है। सबसोनिक की बात की जाए तो जिनकी जो स्पीड होती है वो 1 मैक से कम होगी उनको सबसोनिक के अंदर, जिनकी 1 मैक से ज़्यादा होगी उन्हें सुपरसोनिक के अंदर, और जिनकी 5 मैक से ज़्यादा होगी उन्हें हाइपरसोनिक जो है मिसाइल कहा जाता है। मैक नंबर जो होता है हम लोगों का वो होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड को साउंड की स्पीड से भाग देने पर जो हम लोगों का आता है वो हमारा मैक नंबर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है जिसके रात में मार गिराने वाले संस्करण का परीक्षण किया गया है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, पृथ्वी द्वितीय। तो अभी हाल ही पृथ्वी 2 का जो कि परीक्षण की, पृथ्वी 2 के जो नाइट वर्जन है उसका जो है परीक्षण किया गया है। पृथ्वी 2 की बात की जाए तो ये हमारी एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसको इंडिया के द्वारा ही हम लोगों ने अभी डेवलप किया गया है। इसको जो हमारी जो चांदी, जो हमारी ओडिशा के अंदर जो बालासोर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ से इसको फायर किया गया था। पृथ्वी 2 हमारी जो एक
सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। जो इसकी रेंज की बात की जाए तो 25 से 350 किलोमीटर के अंदर है, जो कि टारगेट को हिट कर सकती है। और ये 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक का जो है न्यूक्लियर मटेरियल है, जो कि ये ले जा सकती है। ये हमारा LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिंगल इंजन के ऊपर जो कि काम करती है, और एक सिंगल स्टेज मिसाइल्स है। ये हमारी एडवांस इंटीग्रेटेड गाइडेंस सिस्टम को यूज करती है। इसका जो लॉन्च की गई थी, जो हमारी पृथ्वी मिसाइल्स थी, सबसे पहले जो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था डेवलप करने के लिए, वो हमारा 2003 के अंदर है, जो कि शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, CRPF ने DRDO और किस संस्थान के साथ तकनीकी समाधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए, IIT दिल्ली। तो अभी जो हमारा CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसने DRDO और IIT दिल्ली के साथ मिलकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जो हमारे जो 500 ऑफिसर्स होंगे जो कि CRPF से होंगे, उनको ट्रेनिंग्स हैं और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो कि DRDO और IIT दिल्ली के अंदर करवाए जाएंगे, जिससे कि उनको टेक्निकल नॉलेज के अंदर, जो कि टेक्निकल सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनके अंदर वो जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव कर सकेंगे। साथ ही वो इन इंस्टीट्यूट्स के साथ रिसर्च वर्क के अंदर भी जो कि पार्टिसिपेट कर सकेंगे। CRPF की बात की जाए तो CRPF का जो हमारा मोटो है वो है सेवा और निष्ठा। इसकी फॉर्मेशन है वो 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। अभी इसके अंदर फ़िलहाल लगभग 3,13,000 के आसपास है, जो कि इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो हमारे पर्सनल है वर्किंग के अंदर है। इसे ये जो हमारी CRPF है, इसे जो CRPF एक्ट 1949 है उसके द्वारा इसको जो कि फिर से गठन किया गया था आज़ादी के बाद में। हेडक्वार्टर है जो इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए जो हमारी मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो इसके जो कि हेड हैं। हमारे जितने भी रिजर्व फोर्सेस होते हैं उनके हेड होते हैं। अभी जो हमारे जो CRPF है, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं AP महेश्वरी जी, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं। याद रखिएगा CRPF के अभी जो DG हैं वो हैं AP महेश्वरी जी। चाइल्ड एजेंसीज़ की बात की जाए तो इसकी जो चाइल्ड एजेंसीज़ हैं यानी कि जो डेडिकेटेड कोर यूनिट है उसके अंदर है हमारा कोबरा, जो कि हमारी कमांडिंग बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्सिस है, और एक RPF है, RAF है, जिसे हम लोग रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एक स्पेशल ड्यूटी ग्रुप और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप भी है, जो हमारा पार्लियामेंट को गार्ड करता है। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा B, उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो मिशन शक्ति जो कि लॉन्च किया गया है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, जो कि राज्य के अंदर चलाया गया है। इसका जो मेन काम है वो हमारा उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसके अंदर जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनको कम करना है। इस स्कीम के तहत जितने भी जो स्टेट के अंदर पुलिस स्टेशंस हैं, जो 1535 पुलिस स्टेशन, उन सभी के अंदर एक सेपरेट है जो कि वुमेन कंप्लेनेंट्स होती हैं, जो हमारी महिलाएं जो शिकायतकर्ता होती हैं, शिकायत करने के लिए तो उनके लिए स्पेशल जो कि एक सेपरेट रूम है जो कि बनाया जाएगा। वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम्स की बात की जाए तो अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा डाटा जारी किया गया था। इसके अंदर बताया गया था कि 2018 के अंदर 3,78,277 क्राइम्स थे जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट रजिस्टर किए गए थे, रिपोर्ट किए गए थे, जो कि 2017 के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा थे। और जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम्स थे उसके अंदर उत्तर प्रदेश ने जो कि टॉप किया था, और सेकंड और थर्ड प्लेस पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल रहे थे। मोस्टली जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो केसेस देखने को मिलते थे उसके अंदर जो हस्बैंड हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए उनके द्वारा ही उनका प्रतिशत था जो कि ज़्यादा था। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी इसकी लखनऊ है।
चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हमारी 90 हैं। हाई कोर्ट की बात की जाए तो जो हाई कोर्ट की सीट है वो हमारी इलाहाबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, कपिला अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कपिला कैंपेन है जो कि शुरू किया गया है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा शुरू किया गया है। कपिला की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका जो पूरा नाम है वो है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। ये जो हमारा कैंपेन है, ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी 89वें जन्मदिन के ऊपर जो कि लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा कि जो 15 अक्टूबर को जो उनका जन्मदिन होता है उसे पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है, विश्व स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये जो कैंपेन चला गया है इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारी जो पेटेंटिंग और जो इन्वेंशन है उससे रिलेटेड है, जो कि इंफॉर्मेशन है, जो कि अवेयरनेस है, जो कि फैलाएगी, जिससे कि हम लोगों को सेल्फ रिलायंस के अंदर भी जो कि काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए 94। तो अभी हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 लॉन्च किया गया उसके अंदर भारत की रैंक जो कि 94 रही थी, जो कि टोटल 107 कंट्रीज़ के लिस्ट जारी की गई थी, इसके अंदर 94वां स्थान रहा था। ये जो हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये हमारा वेल हंगर लाइफ एंड कंसर्न वाइल्ड लाइफ जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार जो भारत का जो स्कोर था वो 27.2 था, और इसके साथ ही इसे सीरियस कैटेगरी के अंदर है जो कि रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के अंदर जो है हाई हंगर से रिलेटेड जो केसेस है जिनके अंदर काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, और जो कि काफ़ी सीरियस एक इशू है। इंडिया के अंदर चाइल्ड स्टंटिंग रेट है जो वो हमारी 37.4% है। ये जो रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है, हमारे 4 इंडिकेटर्स होते हैं, 4 स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर इसको जारी किया जाता है, जो कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टेज, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी है जिनके ऊपर जारी किया जाता है। इंडिया से नीचे की रैंक की कंट्रीज़ की बात की जाए तो जो कोरिया है वो हमारा 96वीं रैंक के ऊपर है, रवांडा 97, 97वें रैंक के ऊपर, नाइजीरिया 98, अफगानिस्तान 99, जो हमारा मोजाम्बिक और लाइबेरिया की भी जो कि रैंक है इंडिया से नीचे है। 2018 के अंदर बात की जाए तो इंडिया की जो रैंक थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर वो 103 थी, जबकि 2019 के अंदर 102 थी। अगला क्वेश्चन है, लैंसेट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा दर क्या है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी 70.8 ईयर्स। तो अभी हाल ही में लैंसेट के द्वारा एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट है जो कि जारी की गई थी, जिसके अंदर जो इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 1992 के अंदर जो कि 59.6 साल थी उसे बढ़ा करके अभी 70.8 ईयर्स है जो कि हो गई है। केरला के अंदर जो कि सबसे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सभी इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो, जो कि 77.3% ईयर्स है। देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि जो एक एवरेज एज होती है जो कि हम लोगों की जिस आयु तक है जो कि एक व्यक्ति जीवित रहता है। तो इसके अंदर जो टॉप किया है वो हमारे केरला है जो कि इंडिया के अंदर सबसे टॉप पर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 66.9 ईयर्स रही है। इंडिया के अंदर बात की जाए तो जो डेथ के अंदर जो 5 टॉप रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हमारे जिससे सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं वो हमारे एयर पोल्यूशन, हाई ब्लड प्रेशर,
टोबैको यूज, पुअर डाइट और हाई ब्लड शुगर के द्वारा, जो कि सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। एयर पोल्यूशन के द्वारा लगभग 1.7 मिलियन डेथ, लगभग 17 लाख डेथ मौतें होती हैं, जबकि हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा लगभग 14.5 लाख के आसपास जो कि मृत्यु होती है। तंबाकू से लगभग 12 लाख के आसपास, जबकि जो पुअर डाइट है, मोल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं जिसे हम लोग, उसके तहत जो कि लगभग 11.5-12 लाख डेथ हैं जो कि हर साल होती हैं। जबकि हाई ब्लड शुगर के द्वारा 1.12 मिलियन यानी कि 11 लाख जो कि मृत्यु होती है हर साल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो कि एक वुमेन की जो कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर 42 ईयर्स ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के द्वारा होती है, उसे हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर जो कि कंसिडर करते हैं। इंडिया की बात की जाए तो 2017 के अंदर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि लागू की गई थी, जिसके द्वारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को प्रत्येक 1 लाख पर 100 से भी कम है जो कि करने का लक्ष्य जो कि रखा गया था। 2018 के अंदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR थी, वो इंडिया के अंदर 113 थी, यानी कि प्रत्येक 1 लाख महिलाओं के ऊपर 113 महिलाएं ऐसी थी जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 17 अक्टूबर को। तो हमारा जो इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है, वो हमारा प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को जो कि मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इस वर्ष की जो हमारी थीम है वो है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। इंटरनेशनल डे फॉर जो हमारा एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है, वो हमारा 1992 के अंदर है जो कि इसको शुरू किया गया था। 1948 के अंदर जो हमारा एक डिक्लेरेशन था जो कि ह्यूमन राइट्स के द्वारा साइन किया गया था पेरिस के अंदर, जिसके अंदर डिसाइड किया गया था कि यूनाइटेड नेशंस ने पॉवर्टी को जो कि डिफाइन किया था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो 1.9 अमेरिकन डॉलर है जो कि प्रतिदिन अगर इससे कम कमाता तो वो पॉवर्टी के अंदर इसको कंसाइडर किया जाएगा। अगर वो एक 1.9 डॉलर से ज़्यादा कमाता तो उसको पॉवर्टी के अंदर कंसाइडर नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुख्य उद्देश्य के तहत 2030 तक पॉवर्टी को जो कि ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल पॉवर्टी लाइन की बात की जाए तो 2011 के अंदर जो नेशनल पॉवर्टी लाइन थी, उसके मुताबिक 21.9% जो कि पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर बिलो पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी का जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो हमारा रूरल एरिया के अंदर 1059 पर मंथ, जबकि अर्बन के अंदर 1286 रुपये पर मंथ रखा गया। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी गांव के अंदर 1059 रुपये एक महीने के अंदर कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है, जबकि शहर के अंदर 1286 रुपये रखा गया है इसको। पॉवर्टी को एलिमिनेशन करने के लिए काफ़ी सारी जो कि कमेटी बनाई गई थी। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी एस्टिमेट की जाती है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि कौन कितना कंजप्शन करता है, ना कि इनकम लेवल्स के ऊपर। पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी कमेटीज़ बनाई गई थी, जिनमें प्रमुख हमारी थी अलग कमेटी जो कि 1979 के अंदर बनाई गई थी, जिसके अंदर कैलोरी बेस्ड फार्मूला जो कि दिया गया था, जिसके अंदर शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए 2400 कैलोरी, जबकि ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए 24, जबकि शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए 2100 जो कि कैलोरी जो कि निर्धारित की गई थी। और कमेटी की बात की जाए तो जो लकड़ावाला कमेटी 1993 के अंदर बनाई गई थी, रंगराजन कमेटी 2012 के अंदर, तेंदुलकर कमेटी जो कि 2009 के अंदर बनाई गई थी। रंगराजन कमेटी ने 2014 के अंदर है जो कि अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया गया था, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र के अंदर 1400 रुपये एक महीने में कमाता है तो वो गरीब नहीं है, गरीबी रेखा से उसको ऊपर माना जाएगा। जबकि अगर कोई ग्रामीण इलाकों में 972 रुपये से या उससे ज़्यादा कमाता तो उसे भी गरीबी रेखा से ऊपर जो कि माना जाएगा।
रंगराजन कमेटी के अनुसार 454 मिलियन पीपल हैं जो कि गरीबी के अंदर इंडिया के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी रेट है वो 55% से 28% है, जो कि लास्ट के 10 ईयर्स के अंदर जो कि हो गई है, यानी कि जो हमारा 2006 से लेकर 2016 का टाइम पीरियड था उसी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2020 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी, WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी, उसके द्वारा जो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 है वो जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भी कोविड-19 के कारण जो टीबी से होने वाली जो डेथ है उसके अंदर जो कि काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा, और जो हमारे टीबी को मिटाने के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स थे वो हमारे 8 साल हैं जो कि पीछे चले जाएंगे, जिसके तहत जो हमारी टीबी से होने वाली डेथ के अंदर 0.2 से 0.4 जो कि मिलियन बढ़ोतरी है जो कि देखने को मिलेगी। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस केसेस हैं उनके अंदर जो 85% है जो कि कमी देखने को मिली थी अप्रैल 2020 के अंदर, जो कि लॉकडाउन लगाने के बाद से। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारी टीबी के द्वारा जो डेथ होती हैं वो लगभग 2 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में जो कि डाटा बताया गया है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका की बात की जाती है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टीबी के केसेज होती हैं उनमें से 44% जो केसेज हैं वो इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर ही पाए जाते हैं। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो जो 8 कंट्रीज हमारे, यानी कि इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और रशिया, ये 8 कंट्रीज मिलाकर के लगभग 2/3 यानी कि 67% के आसपास केसेज है जो कि इन 8 कंट्रीज़ के अंदर ही पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी के जो केसेज हैं वो कि पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया के लगभग 26% जो कि टीबी के केसेज होते हैं वो, उसका 26% है जो टोटल का, वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के ने जो है टीबी के प्रतिशत से रिलेटेड, यानी कि टीबी से डेथ जो होती है उनको 35% से घटा करके 20% है जो कि 2020 तक करने का लक्ष्य रखा था। अगला क्वेश्चन है, जापान और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन भेजा है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी, बुध, मरक्यूरी के ऊपर। तो अभी जापान की जो स्पेस एजेंसी है और जो हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने मिलकर के जो हमारा मरक्यूरी प्लेनेट है यानी कि बुध ग्रह है उसके ऊपर एक जो कि स्पेसक्राफ्ट भेजा है जिसका नाम बेपी कोलंबो है रखा गया है। ये हमारा जो है दोनों कंट्रीज़ के स्पेस जो एजेंसीज हैं उनका एक जॉइंट मिशन है। जो मिशन कोलंबो, बेपी कोलंबो जो कि रखा गया है, ये हमारा 2 सैटेलाइट हैं जो कि इसके अंदर रखे गए हैं, यानी 2 सैटेलाइट हैं जो कि ये लॉन्च करेगा एक साथ, जो कि हमारा एक, जिसके अंदर एक हमारा मर्क्यूरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर और दूसरा मर्क्यूरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर है जो कि होंगे। ये दोनों सैटेलाइट होंगे हमारे जो कि मरक्यूरी पर पहुंचने के बाद है जो कि अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे और अपने अपने फील्ड के अंदर जो कि रिसर्च से रिलेटेड डाटा जो कि एकत्र करेंगे। ये मिशन है जो हमारे ये मरक्यूरी से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं उनको फोकस करेगा, और इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स या फिर कहूँ जो मेन जो इसके कार्य हैं वो रखे गए हैं, वो हमारे मैग्नेटोस्फीयर से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो, उसको रिलेटेड डाटा है जो कि ये इकट्ठा करेगा। ये जो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट बेपी कोलंबो है, ये जो एरियन 5 रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि 2025 के अंदर मरक्यूरी है जो कि पहुंच जाएगा। ये जो हमारा मिशन है ये हमारा होरिजन 2000 प्लस प्रोग्राम है का एक जो कि हिस्सा है, जो कि हमारे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है। बेपी कोलंबो की बात की जाए तो जो बेपी कोलंबो है वो हमारे इटली के एक फेमस इंजीनियर, मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर जो है इसका जो स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया है। जो बेपी कोलंबो थे उन्होंने जो इंटरप्लैनेटरी ग्रेविटी असिस्ट थे उसके ऊपर जो कि काफ़ी काम किया था।
आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के लिए पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े हुए नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।